हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ईरान न्यूक्लियर समझौते पर होने वाली बातचीत आज तीसरे दिन भी जारी रही। बताया जा रहा है कि ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों के हटाए जाने पर इस वक्त बात फोकस है और उसमें कुछ पेशरफ्त भी हुई है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूजेस के मामले पर कुछ मामलात अटके हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वियना से किसी वक्त भी बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन आज शाम प्रेस टीवी ने एक ब्रेकिंग खबर दी है कि बातचीत में ईरान के नुमाइंदों ने साफ कह दिया है कि वो बातचीत के लिए पूरी तैयारी और संजीदगी के साथ वहाँ पहुँचे हैं और वो किसी भी नकली डेडलाइन के दबाव में मुल्क के इंटरेस्ट से समझौता नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि जिस तरह से बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि वो जल्द ही समझौते में वापस शामिल होना चाहता है, अब गेंद ईरान के पाले में है, लेकिन ये बहुत वक्त तक नहीं रह सकती। अब वियना में ईरान के नुमाइंदों पर समझौता करने की डेडलाइन यानी समय सीमा बताकर उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो डेडलाइन के दबाव में ईरान के हकूक़ और इज़्ज़त का सौदा नहीं करेंगे। दूसरी तरफ इस बातचीत पर गहराई से नज़र रखने वाले लंदन में रहने वाले सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि बातचीत कामयाब हो या नाकाम, दोनों हालत में इजराइल डरा हुआ है। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज शाम प्रेस टीवी ने ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया है कि वियना में बात करने वाली ईरानी टीम के एक अहम मेंबर ने उसके नुमाइंदे को बताया है कि उनका मुल्क 2015 के न्यूक्लियर समझौते को साफ मांगों और तजवीज़ों के साथ दोबारा ज़िंदा करने के मकसद से वियना में 7वें दौर की बातचीत में शामिल हुआ है और जब तक ज़रूरी होगा तब तक बातचीत में शामिल रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन महदूद वक्त यानी डेडलाइन की वजह से मुल्क की मांगों और हुकूक को कुर्बान नहीं करेंगे। नाम न छापने की शर्त पर इस सोर्स ने प्रेस टीवी को बताया है कि ईरान पूरी संजीदगी के साथ वियना आया है और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट मांगों और तजवीज़ों के साथ बातचीत कर रहा है। ईरानी टीम के इस मेंबर ने कहा है कि जब तक ज़रूरत होगी तब तक गहरी बातचीत जारी रखने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन ये अपनी उसूली मांगों और ईरानी कौम के हुकूक को सिर्फ नकली डेडलाइन या शेड्यूल के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान और P4+1 मुल्कों के ग्रुप ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन प्लस जर्मनी के नुमाइंदों ने मंडे को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ईरान न्यूक्लियर समझौता, जिसे JCPOA भी कहा जाता है, को दोबारा ज़िंदा करने के मकसद से 7वें दौर की मंडे 29 नवंबर को बातचीत शुरू की है। उससे अगले ही दिन उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी पाबंदियों को हटाने से अलग से निपटने के लिए बनाए गए वर्किंग ग्रुप की एक्सपर्ट लेवल बैठकों में भी हिस्सा लिया है। आज वेडनेसडे को ईरान के नुमाइंदे न्यूक्लियर मामलों पर एक दूसरे वर्किंग ग्रुप की बैठकों में भी शामिल हुए हैं। ईरान में इसी साल जून में हुए प्रेसिडेंट इलेक्शन और मुल्क में इब्राहिम रईसी की नई हुकूमत बनने पर 5 महीने के बाद वियना में बातचीत फिर से शुरू हुई है। इससे पहले आज ही सुबह पारस टुडे ने खबर दी थी कि न्यूक्लियर समझौते के जॉइंट कमीशन की बैठक में होने वाली रजामंदी की बुनियाद पर अमेरिका की जालिम पाबंदियों के खात्मे के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप एक बार फिर एक्टिव हो गया है। आज ही वियना में ईरान के सीनियर न्यूक्लियर नेगोशिएटर यानी वार्ताकार और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अली बाकरी कानी और यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के इंचार्ज एनरिका मोरा के बीच मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में वियना में होने वाली पिछले 2 दिनों की बातचीत का जायज़ा लिया गया और आगे भी बात करने का सिलसिला जारी रखने पर जोर दिया गया। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी इंचार्ज एनरिका मोरा ने 5 महीने के गैप के बाद वियना बातचीत को पॉजिटिव बताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान का पाबंदियों के खात्मे के लिए मजबूत इरादा नज़र आ रहा है। पारस टुडे ने दूसरी तरफ यूरोपीय डिप्लोमेट्स के हवाले
हवाले से कहा है कि वियना बातचीत में ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस के मामले पर इख्तलाफ जारी है। इसी बीच रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूरोपीय डिप्लोमेट्स ने अपना नाम खुफिया रखने की शर्त पर बताया है कि मंडे से ईरान पर लगी पाबंदियों के खात्मे के लिए बातचीत शुरू हुई है। यूरोपीय यूनियन के डिप्लोमेट्स का कहना है कि अगर उन्होंने ये साबित नहीं किया कि इस मामले पर वे संजीदा हैं तो हमें मुश्किलात होंगी। अगले 48 घंटे बहुत ही अहम होंगे। पारस टुडे ने यह भी कंफर्म किया है कि कल ट्यूसडे को भी ईरान और ग्रुप 4+1 ने पाबंदियों के खात्मे के बारे में गहरी बातचीत की है। इसमें ईरानी वार्ताकार टीम ने बातचीत को आगे बढ़ाने के सिलसिले में नई तजवीज़ें पेश करते हुए तेहरान के खिलाफ लगी पाबंदियों को ख़त्म करने की मांग की है। आपको याद दिला दूं कि कल ही हमने आपको बताया था कि ईरान की नेगोशिएटिंग टीम के सरबराह अली बाकरी कानी ने कहा है कि 7वें दौर की बातचीत की पहली बैठक में सभी शरीक मुल्कों ने एक राय होकर कहा है कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों को हटाया जाना डायलॉग का फोकस होना चाहिए। उन्होंने मंडे को वियना में पहली बैठक के आखिर में कहा था कि वो वियना में पहली मीटिंग के बाद पुरउम्मीद हैं। सभी फरीकों ने रजामंदी जाहिर की है कि बातचीत का ध्यान ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को उठाना होना चाहिए, जो कि 2015 के न्यूक्लियर समझौते से अमेरिका के ज़रिए 2018 में एक तरफा वापसी के बाद लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि वियना बातचीत में शरीक मुल्कों ने इस बात पर भी रजामंदी जाहिर की है कि ईरान पर लगाई गई गैर कानूनी और जालिम पाबंदियों को हटाने पर डिस्कस करने के लिए ख़ास वर्किंग ग्रुप को अपना काम शुरू करना चाहिए। इन सब अहम बातों के बाद आइए अब आपको बता दूं कि इस पूरी बातचीत पर इजराइल की बेचैनी के बारे में लंदन में रहने वाले सबसे सीनियर अरब जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान क्या कह रहे हैं। वो लंदन से अरबी ज़बान में छपने वाले अखबार रायल यौम के एडिटर हैं और उनकी उम्र 71 साल है। उनकी पैदाइश गज़ा में 1950 में हुई थी और कई अरब मुल्कों के बड़े अखबारों के एडिटर रह चुके हैं। मैं खुद उनसे एक बार लंदन में मिला हूं और मिडिल ईस्ट के हालात पर इंटरव्यू किया है। अतवान ने अपने एडिटोरियल में कहा है कि आजकल इजरायली जनरलों के बयान सुनिए तो वे ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि अगर ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम और इलाके के मुल्कों में रसूख ख़त्म नहीं किया तो उसे पाषाण युग यानी स्टोन एज में भेज दिया जाएगा। अतवान का कहना है कि ये दरअसल वियना में जारी न्यूक्लियर बातचीत से इजराइल में बुरी तरह फैले खौफ की निशानी है। वे आगे लिखते हैं कि बातचीत कामयाब हो या नाकाम, दोनों हालत में इजराइल को नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर बातचीत कामयाब हुई तो ईरान पर लगी पाबंदियां हटेंगी और उसके अरबों डॉलर दुनिया के अलग अलग मुल्कों से उसके बैंकों में पहुंच जाएंगे। अगर बातचीत नाकाम हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जंग हो जाएगी। अगर जंग हुई तो इजराइल स्टोन एज में नहीं जाएगा बल्कि उसका वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ईरान के मिसाइल इजराइल पर बारिश की तरह बरसेंगे। यही वजह है कि सऊदी अरब के इंटेलिजेंस सरबराह ईरान से बात करने के लिए 4 बार बगदाद जा चुके हैं ताकि इस तरह के अंजाम से सऊदी अरब को बचाया जा सके, क्योंकि अब अमेरिका पर सऊदी अरब को भरोसा नहीं रह गया है। अतवान आगे लिखते हैं कि ईरान ने साफ साफ कहा है कि वो वियना बातचीत में सिर्फ इसलिए शामिल हो रहा है कि उस पर लगी पाबंदियां हटें और इस सिलसिले में पहला कदम अमेरिका को उठाना है। अब्दुल बारी अतवान ने अपने एडिटोरियल में 6 अहम पॉइंट्स पर जोर दिया है। मैं समझता हूं कि ये पॉइंट्स काफ़ी अहम हैं, इसलिए सभी आपके सामने रखता हूं। उनका पहला पॉइंट ये है कि ईरान ने अब तक यही कहा है कि बातचीत में अमेरिकी डेलीगेशन शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ईरान अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं चाहता। हमें नहीं लगता कि ईरान अपनी इस शर्त से उस वक्त तक पीछे हटेगा जब तक अमेरिका ईरान पर लगी पाबंदियां नहीं हटा लेता। दूसरी बात यह है कि बात शुरू होने का सीधा मतलब यह है कि इजराइल की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इजराइल अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में घसीटने के लिए पसीना बहा रहा था। तीसरी बात यह है कि ईरान में इस वक्त इब्राहिम रईसी की सरकार है जो सुप्रीम लीडर के बहुत करीब हैं। इसके अलावा अतवान का कहना है कि ईरान
آج بڑی فوجی طاقت بن چکا ہے اور بہت جلد فائنینشل طاقت بننے والا ہے۔ اس نے امریکہ کی سبھی پابندیوں کو جھیل لیا ہے۔ ایران نیوکلیئر ملک بن چکا ہے۔ پانچویں بات عطوان کے مطابق یہ ہے کہ ایران نے اپنے کسی بھی کارخانے میں حال ہی میں یونائٹڈ نیشنز کی ایجنسی انٹرنیشنل ایٹمک انرجی ایجنسی IAEA کے سربراہ رافائل گروسی اور ان کے ڈیلیگیشن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ اس طرح ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک آزاد ملک ہے اور اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ آخری بات جو انہوں نے لکھی ہے وہ یہ کہ امریکہ نے اپنے بمبار جہاز ایران کو ڈرانے کے لیے بھیجے تھے، مگر نتیجہ الٹا نکلا۔ ایران نے اپنا اسٹینڈ نرم نہیں بلکہ اور سخت کر لیا۔ عطوان نتیجے کے طور پر لکھتے ہیں کہ وینا میں مسئلہ بات کے کامیاب یا ناکام ہونے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کون سا فریق اپنی شرط منوانے میں کامیاب ہوتا ہے، ایران یا امریکہ۔ علاقے کے واقعات اور حالات کو دیکھ کر تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ پچھلے 6 دور کی بات چیت میں امریکہ کو ہار ہی ہاتھ لگی تھی اور 7ویں دور کا نتیجہ بھی اس سے الگ نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ کو اس مصیبت بھری حالت میں اسرائیل نے پہنچایا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ کے لیے تیار کر لے گا، کیونکہ ٹرمپ کی بے وقوفی سے اسے بڑی امیدیں تھیں۔ امریکہ ایران نیوکلیئر سمجھوتے سے نکلا تو آج اسے اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ عطوان آخر میں لکھتے ہیں کہ ایران مضبوط پوزیشن میں ہے۔ ایران ڈیفنس کے معاملے میں علاقے میں آتم نربھر یعنی سیلف ریلائنٹ ہے اور علاقے میں اس کے دوست یعنی لبنان، عراق، یمن اور غزہ پٹی اس کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ امریکہ کی حالت یہ ہے کہ وہ افغانستان میں ہار چکا ہے اور اس ہار سے امریکہ کے دوستوں کو بہت سارے سبق ملے ہیں۔ شاید اسرائیل میں آج کل پھیلے خوف کی وجہ بھی یہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وینا میں ایران کس مضبوطی سے کہہ رہا ہے کہ وہ کسی نقلی ڈیڈ لائن اور شیڈیول کے دباؤ میں ایران کے حقوق قربان نہیں کر سکتا۔ اب تک بات چیت میں ایران کے خلاف پابندیاں ختم ہونے کے لیے بھی کافی بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور جس طرح سے عبدالباری عطوان حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ اس بات چیت میں سب سے زیادہ نقصان اسرائیل کو ہونے والا ہے۔ بات چیت کے کامیاب ہونے پر ایران کے خلاف پابندیاں ہٹنے اور ودیشوں میں پڑے فنڈز اسے ملیں یا ناکام ہونے پر جنگ ہو، دونوں ہی حالت میں اسرائیل کو نقصان اٹھانا ہوگا۔ اب اسے اپنے وجود کا خطرہ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اسے اس نقصان سے امریکہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔